अर्श, ये जो कर्ण पिशाचनी थी वो आप 3 तरीके से उसकी साधना कर सकते हैं। बतौर एक बीवी के तौर पे, बतौर एक वाइफ, बतौर एक मदर एंड एज अ सिस्टर। तो अगर कोई साधक इसकी साधना करे जी किसी और रिश्ते से, तो क्या फर्क आता है उसके रवैये पे, या इज इट सेम और इज इट डिफरेंट? ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। मुझे आज भी याद है एक ऐसा दिन जब मैं कोलकाता गया था और वहाँ पर मेरे भाई ने मुझे एक ऐसी लेडी से मिलवाया था जिन्होंने कर्ण पिशाचिनी को एज अ बहन सिद्ध किया हुआ था। मैंने अभी तक जितनी भी कहानियां बताई हैं उसमें मोस्टली मैंने आपको एक साधक के बारे में बताया है कि उसने कुछ सिद्ध किया, लेकिन जी इसमें ये औरत जो बिल्कुल साधक नहीं थी जी, इसने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया। ओके। और इसका परिणाम जो हुआ शायद वो आज तक लोग भुगत रहे हैं, आज तक लोग देख रहे हैं। क्या परिणाम था वो? ये कहानी है, मतलब आज से करीब 3 साल या 4 साल पहले की बात है। मैं कोलकाता गया, वहां पर एक मेरा भाई रहता है। जब उनको पता चला कि मैं सुपर नेचुरली थोड़ा बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हूँ, इन सब चीजों में घुला मिला हूँ, तो वो मुझे ना एक फैमिली से मिलवाने ले गए, जो राजघराने की जैसी फैमिली होती है प्रॉपर, ऐसा करके। तो जब मैं वहां गया उनसे मिलने, तो वहां पर एक लेडी थी जो चुपचाप से बैठी थी और बहुत सुंदर लग रही थी देखने में। ओके। राजघराने के लोग वैसे भी मतलब बहुत अच्छे होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, मेरे भैया ने, कि ये सुन नहीं सकती, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे बारे में कुछ चीजें बता देंगी। अब मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि एक साधक के बारे में तुम कैसे बता सकते हो, मतलब मेरे बारे में इतनी जल्दी आप नहीं बता सकते हो, जहां तक मेरा ऐसा मानना है। पर जब मैं गया तो उन्होंने बोला कि आज से 3 दिन पहले तुम ब्लैक शर्ट में थे और तुमने खाने में ये खाया, मतलब जो भी मैंने खाना खाया था, राजमा चावल खाया था, उन्होंने कहा तुमने ये खाया है। मेरे लिए बिलीव करना बहुत मुश्किल था। मुझे लगा भैया ने ही इनको बता दिया होगा ऐसा कुछ करके। काफी देर 1-2 घंटे बात चली होगी। अब वो सुन तो पा नहीं रही थी, तो उनके घर वालों से बात चल रही थी। मैंने बीच में ही एक सवाल उठा दिया कि ये बचपन से ही ऐसी हैं या फिर इनके कान में मतलब क्या हो गया, कोई दिक्कत है? तो सारा परिवार का मुंह उतर गया। उन्होंने बोला कि इन्होंने वो कर लिया था जो इनको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने फिर अपनी पूरी कहानी बताई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये उनकी एज लगभग कितनी होगी आपके हिसाब से? अभी इस समय उनकी एज है 58 के आसपास। अच्छा, ओके। और ये 2-3-4 साल पहले 48 हो गया अभी। और ये 3-4 साल पहले की बात है? हाँ, ये 3-4 साल पहले की बात है। अच्छा। तो घर की ये बड़ी बहू थी। और अच्छा, पहली बात, ये जो कहानी का सोर्स है ये खुद उसी इंसान ने बताया जिसके साथ ये हुआ है। मैंने उनको लिखकर पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, अगर आप शेयर कर पाए। मैं वही लेडी 58 साल, वही लेडी, तो 48 इयर्स वाली। तो उन्होंने बताया कि वो अपने घर की बड़ी बहू थी। सारा का सारा उन पर ही जिम्मेदारी थी। और 20 साल पहले की बात वो बता रही होंगी, जब वो आई होंगी इस घर में। सारे लोग इनको बहुत मानते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। घर के तिजोरियों की चाबी भी इनके पास रहने लगी। करीब जब ये 35 साल की थी, तब इनके जो देवर थे उन्होंने शादी करी और एक छोटी बहू आ गई इस घर की। अब इसके बाद क्या हुआ कि छोटी बहू के आने के बाद सारा का सारा जो कार्यभार था वो छोटी बहू को दे दिया गया। मतलब वो जेलसी वाला फैक्टर आ गया इन्हें। ये जो बड़ी बहू थी जिनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने वही बताया कि मेरे अंदर एक जेलसी वाला फैक्टर आ गया था बहुत ज्यादा। इनके घर में जो कुल गुरु थे इनके, जो पंडित थे, जो आते थे इनके यहाँ पूजा कराने के लिए, ये उनसे बहुत ज्यादा घुली मिली थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में जानना है। थोड़ा और रिसर्च करने पर इनको पता चला कि ये जो लड़की आई है, जो छोटी बहू आई है यहाँ पे, वो एक्चुअली में बहुत बेकार लड़की थी पहले के समय पे। अच्छा। हाँ, मतलब उनको पता चला कि उनका किसी और से रिश्ता है और अबॉर्शंस वगैरह हो चुके हैं और ये सारी बातें छुपाई गई हैं इनसे। अब इन्हें सच्चाई लानी थी सबके सामने। लेकिन वो ऐसे बोल नहीं सकती थी क्योंकि कोई मानता नहीं, क्योंकि छोटी बहू को ज्यादा मानने लगे थे लोग, ऐसा था। तो इन्होंने उन पंडित से बोला कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं इसका पास्ट बता सकूं। इनकी इच्छा सिर्फ ये थी। तो ये पंडित ने क्या काम किया कि कोलकाता में ही आगे जाकर तारापीठ है। और तारापीठ 4 महासिद्ध शमशानों में आता है, बहुत बड़े शमशानों में आता है, जहाँ पर बहुत सिद्ध अघोरी रहते हैं। तो क्या हुआ कि ये अपने पंडित के साथ चली गई उन अघोरी के पास और उनसे पूछती हैं कि कुछ ऐसा हमें दे सकते हैं आप जिससे मैं किसी भी इंसान का भविष्य, वर्तमान या भूत बता सकूं।
उस अघोरी ने करीबन 21 दिन इनको रखा अपने पास, और 21 दिनों में इनसे अलग अलग तरह की परीक्षाएं ली। जैसे कभी कभी वो अघोरी इनसे कह देते थे कि तुम्हें खून पीना पड़ेगा, पर असल में वो पानी होता था, उसे दिखता वो खून था। ओके। और हाँ, उनको बहुत हेलुसिनेट करा गया ऐसा ऐसा करके, पर उनके अंदर बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि जेलसी आ गई थी अपनी छोटी बहू को लेके। तो 21 दिन के बाद इनको जब कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो गई, तो वो अघोरी ने बोला कि तुम्हें घर जाकर 21 दिन का कड़ा जाप और करना पड़ेगा। तब वो कर्ण पिशाचिनी आपके सामने आएंगी और आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तुम किसी भी इंसान का पूछोगे तो तुम्हारे कान में आकर बता देंगी, पर इनके बारे में किसी को बताना मत। अगर तुमने बताया तो ये तुम्हारे पास से हमेशा के लिए चली जाएंगी और तुम्हारे घर में सबको मार देंगी। इस शर्त पे वो आई, और जैसे मैंने आपको बताया था कि स्कल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो एक स्कल लेकर आई अपने घर में और नीचे की कोठरी में वहां बैठकर 21 दिन का जाप करने लगी। सब लोग पूछने भी लगे कि क्या है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। ओके। उन्होंने एक यंत्र बनाया जमीन पर आटे से, जो घर का ही आटा होता है उससे एक यंत्र बनाया, और उस यंत्र के ऊपर खून की कुछ बूंदें डाली अपने खुद के खून की। ओके। जैसे स्थापना कर रही हो किसी चीज की। ये होने के बाद उन्होंने उस स्कल को उसके ऊपर स्थापित करा, एक दिया रखा, तेल का दिया था वो, और दिए को जला दिया। ओके। दिए के बाद हर दिन जब भी वो साधना अपनी कंप्लीट करती, जब भी वो अपने उच्चारण कंप्लीट करती, वो अपना एक बाल अपने हाथ से तोड़कर उस स्कल पर डाल देती। ओके। मतलब जितना बाल उसके हाथ में आ रहा है वो तोड़ करके। हाँ, और मतलब मोस्टली वो गंजी ही हो गई थी, ऐसा करके आप मान के चलो, क्योंकि साधना करते करते उच्चारण इतना ज्यादा बढ़ गया था कि आखिरी के टाइम पे वो पागल सी हो गई थी। बिकॉज लोग बताते हैं जब वो कमरे से बाहर निकली है, इवन इन्होंने भी यही बताया, जब वो कमरे से बाहर निकली तो इनके हेड में बहुत पेन हो रहा था। तो जब किसी ने देखा तो इनके आधे से ज्यादा बाल सर से गायब थे। फिर इनका ट्रीटमेंट वगैरह चला, जो भी होगा। तो जब इनको 21 दिनों तक इन्होंने यही किया है और उस जो स्कल था उस पर बाल रखते गए हैं, तो ये बताती हैं कि बाल रखने के बाद 21वें दिन, 21 दिन तक कुछ नहीं हुआ, उन्हें कोई भी अनुभव नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 21वें दिन वो स्कल अपने आप धीरे धीरे उठने लगा है ऊपर, और उठने के बाद वो एक लड़की के फॉर्म में हो गया है। एक लड़की के फॉर्म में हो गया? बिल्कुल, वो कर्ण पिशाचिनी आ गई थी वहां पे, ऐसा कहा गया है। और उन्होंने अपनी बहन के रूप में इन्हें सिद्ध कर लिया। अब सिद्ध करने के बाद छोटी बहू जो थी उनके बारे में सब कुछ बता तो दिया, लेकिन उससे इनके घर वालों को कोई फर्क पड़ा नहीं राहुल। इन्होंने कहा कि शायद वो उनका पास्ट है तो ये अपनी बहू को अपनाएंगे। बहू का खुद का नेचर ये कैसे था? वाज शी इविल या जो छोटी बहू थी उसका नेचर बहुत अच्छा था, वो भगवान के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित रहती थी। अच्छा, मतलब उसका पास हो सकता है गलत था, लेकिन हाँ अभी वो ठीक थी फिलहाल, बहुत अच्छी थी। तो उसने उसकी पोल खोली, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर कर्ण पिशाचिनी उसके कान में आकर कहने लगी कि जो छोटी बहू है उसके कमरे में जाकर आग लगा दो। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये कर्ण पिशाचिनी के बस में होने लगी। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर वो साधक नहीं है, जैसे ये लेडी एक साधक नहीं थी, एक नॉर्मल इंसान थी, इसको बस एक छोटा सा पर्पस पूरा करना था, बट उसने उसके लिए बहुत बड़ी चीज को सिद्ध कर लिया था, विच इज वेरी रॉन्ग। एक दिन क्या हुआ कि कर्ण पिशाचिनी ने इनको कान में बोला कि जाओ और जो छोटी बहू है उसके कमरे के बाहर आग लगा दो। तो इन्होंने वैसा ही किया, जाकर आग लगा दी, और समहाउ क्योंकि वो भगवान की बहुत अच्छी भक्त थी तो वो बच गई। इसके बाद घर के हर एक इंसान को ये सपना आता था, हर एक इंसान को ये ऐसा सपना आता था कि एक आंगन है बड़ा सा, ठीक है, और उस आंगन में कोई औरत है जो अपने कान को अपने हाथों से नोच रही है, बहुत तेज चिल्लाकर। अपने कान को अपने हाथों से नोच रही है? अपने हाथों से नोच रही है, और मतलब निकाल दे रही है, खून बह रहा है उसके कान से बहुत तेज। और फिर धीरे धीरे सबको ऐसा सपना आने लगा कि सबके कान में कुछ ना कुछ है। पूरी फैमिली को एक साथ, करीबन 15-16 लोगों की फैमिली होगी, और सभी को यह सपना आने लगा। फिर कर्ण पिशाचिनी ने इस बड़ी बहू के कान में बोला कि जिसको भी सपना आ रहा है उसको आंगन में ही एक चौकी पर बैठा लो, मतलब एक बड़ी सी चौकी लो और उस पर बैठा लो, और बैठालने के बाद सबको खून से नहलाओ, मतलब ऐसा कहा गया। तो वो एक बाल्टी किसी का खून भी लेकर आई थी। जब ये बोल रही थी अपने बारे में तो उन्होंने बताया भी नहीं कि वो किसका खून था, बट वो खून लेकर आई, पर घर वालों ने इस चीज को करने से इग्नोर कर दिया। जिस पहले इंसान ने इसको इग्नोर करा था वो शायद इनके
इनके हस्बैंड के चाचा रहे होंगे। उनके चाचा उस दिन रात को छत पर जाते हैं और जैसे हम लोगों के घर में होता है ना कि छत पर एक अंटिया टाइप की बनी होती है जिस पर टंकी रखी होती है। जी जी जी। उस दिन इनके घर में रात को बहुत तेज से ऐसी आवाज आने लगी कि कोई कूद रहा है, मतलब कोई ऊंचाई से कूद रहा है बार बार। ठीक है, बार बार कूद रहा है, करीबन 15-16 बार। जब इनके पूरे घर वाले छत पर जाकर देख रहे हैं तो देखा क्या है कि इनके जो चाचा हैं वो बिल्कुल, मतलब उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, और वो बार बार छत में सबसे ऊपर वाली छत से जो नीचे एक छत है उस पर कूद रहे हैं। उनको चोट लग रही है, खून निकल रहा है, फिर से वो छत पे चढ़ रहे हैं, फिर से वो कूद रहे हैं। ओके। और ऐसा करीबन 27-28 बार वो ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब उनका शरीर पूरा खून से लथपथ था। एक तरीके से कर्ण पिशाचिनी ने जो बोला था कि खून से नहलाना है, खून से श्रृंगार करना है सबका, वो ऑलरेडी खून में लथपथ थे। जब तक उनको रोका नहीं गया, जब तक उनको कुछ कहा नहीं गया, वो बार बार सीढ़ी से चढ़ते और बार बार कूद जाते। और ये बहुत भयानक नजारा था पूरे परिवार के लिए। ओके। उनकी चाचा जी के साथ तो कुछ हादसा नहीं हुआ था? उनके चाचा ही जी तो बार बार छत से गिरकर कूद रहे थे। तो इसमें जो बहू थी उसका क्या रोल था? दरअसल बड़ी बहू ने जब श्रृंगार करने के लिए बोला है तो जो मना करा है सबसे पहले वो उनके चाचा ने करा। ओके 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 ओके। तो उस एंटिटी ने कहने की उनको भी पोजेस कर लिया। एंटिटी ने एक तरीके से पोजेस कर लिया और इसके बाद ये सिलसिले रुके नहीं रहे। कर्ण पिशाचिनी इतनी खतरनाक होती चली गई कि बड़ी बहू के कान में वो जो भी बोलती बड़ी बहू ठीक वैसा कर देती। इनके घर में एक और लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी। एक रात को क्या हुआ कि कर्ण पिशाचिनी ने इनके कान में बोला कि उस बंदी के पास जाओ जिसके पेट में बच्चा है, और उसके ऊपर एसिड डाल दो। एसिड डाल दो? हाँ। बच्चे के ऊपर? जो प्रेग्नेंट, जो पेट है, अच्छा, भ्रूण के ऊपर। हाँ, और इन्होंने वही किया। इनकी बड़ी बहू ने ये इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी कि वो एसिड लेकर गई और ले जाने के बाद उस औरत के पेट पर वो पूरा एसिड डाल दिया। ओके। मतलब इनकी हरकतें बहुत ज्यादा खराब होने लगी दिन पे दिन। तो ये सब के बावजूद जो उनके घर वाले थे उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि इन्हें घर से अलग रखा जाए या थोड़ा दूर रखा जाए? क्योंकि बड़ी बहू थी और क्या बोलते हैं, लोगों ने सोचा कि कुछ मेंटल इशू होगा तो कई सारे साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट होने लगा, कई सारे डॉक्टर्स आने लगे। और जी। और बंगाल में तो ऐसा है कि अगर आपको जरा सा भी कुछ होता है तो फिर ये समझ लिया जाता है कि काला जादू है। तो 2-3 पंडितों को बुलाकर उनको सही भी किया गया, पर वो सही हुई नहीं क्योंकि बहुत नॉर्मल पंडित आते थे और नॉर्मल उनको कुछ पहना देते थे। राहुल, ये सोच के चलिए कि वो ताबीज पहने हैं किसी चीज का या फिर किसी भगवान का ताबीज पहने या लॉकेट पहने एक तरीके से, उसके बाद भी वो कर्ण पिशाचिनी के इन्फ्लुएंस में है। वो फिर भी रुक नहीं पा रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अब मैं ठीक हो गई हूँ। ये सब करने के बाद 5 दिन तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं सबके लिए कुछ बनाना चाहती हूँ खाने में। तो इन्होंने पनीर की सब्जी बनाई। ओके। पनीर की सब्जी बनाते बनाते उस कर्ण पिशाचिनी ने कुछ कहा और करीबन 2 घंटे के बाद जब इन्होंने सबको सब्जी सर्व करी है तो उसमें पनीर की जगह छिपकली के टुकड़े पड़े हुए हैं। ऐसा था, उन्होंने वो पूरी सब्जी उसकी बनाई है। मतलब कोई इंसान चख लेता तो वैसे ही वो मर जाता। लेकिन इन सब की वजह क्या थी? वो कर्ण पिशाचिनी उस परिवार के खिलाफ हो गई थी या उनके खिलाफ हो गई थी? Why was she देखिए, किसी भी शक्ति को अगर आप अपने पास बुलाते हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसका सम्मान करें, आप उसको जैसे रखना चाहिए वैसे रखें, उसको काम दें या फिर उससे बात करें। पर इन्होंने जब उसको सिद्ध किया तो उनका सिर्फ एक मकसद था कि भाई वो अपनी छोटी बहू की हकीकत सामने लाना चाहती थी। और हकीकत सामने आ गई तो उन्होंने कर्ण पिशाचिनी को ये कह दिया कि मुझे अब आप नहीं चाहिए। मतलब उन्हें इग्नोर कर दिया पूरी तरीके से। अच्छा, ओके। उसके बाद से ही हादसे होने शुरू हो गए। फिर ये कभी रुके नहीं राहुल। और एक जो सबसे खतरनाक किस्सा हुआ था जो मैं आपसे बताना चाहूंगा, जो उन्होंने खुद बताया रोते हुए मुझसे। ओके। इनका परिवार रहने आया कुछ दिन के लिए, बड़ी बहू का परिवार। इनके पापा थे जो इनके सबसे करीब थे। उस रात को जो हादसा हुआ वो बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाला था। बड़ी बहू पापा को खाना वाना खिलाकर अपने कमरे में आती है। और कर्ण पिशाचिनी उनके कान में कुछ कहती है। कहने के बाद ये सीधा अपने पापा के पास जाती है और सोती हुई हालत में उनके कान में पेचकस को डाल देती हैं। ओह माय गॉड। जिससे इनके पापा की मौत हो जाती है। और
ऐसा नहीं कि पेचकस डाल के वो अलग हट गई, वो पेचकस उनके कान में ही था। जब तक पूरा अंदर उन्होंने धसा नहीं दिया तब तक वो हटी नहीं है। और धसाते धसाते वो बहुत नॉर्मल बात कर रही है कि पापा हम लोग कल घर चलेंगे ऐसा करके, और ये पूरा परिवार विटनेस कर रहा था, देख रहा था। मतलब अपने फादर या फादर इन लॉ? नो, अपने ही सगे फादर, जब रहने के लिए आए थे उनके फादर कुछ दिन के लिए, ओके, उनको ऐसा कर दिया। और उस दिन सबको पता चला कि कर्ण पिशाचिनी शायद पूरे परिवार को खत्म कर देगी। पर फिर महायज्ञ करवाया गया नरसिम्हा भगवान का इन्होंने घर में। जैसे मैंने आपको बताया कि नरसिम्हा भगवान डायरेक्ट कनेक्टेड है, नरसिम्हा भगवान का महायज्ञ करवाया गया। इनको 5 दिन के लिए उस यज्ञ के अंदर बैठाला गया, इनके रक्त की आहुति हुई उसमें, इनका एक अंगूठा काट कर उस हवन में डाला गया। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हुए जो शायद सोच और समझ के परे हैं। एग्जैक्टली। और ये होने के बाद वो कर्ण पिशाचिनी उनके पास से गई, लेकिन जाते जाते इनके सुनने की ताकत को वो ले गई। अब ये सुन नहीं सकती जैसा मैंने आपको बताया, पर जाते जाते एक वरदान भी मिला इनको कि जो भी इनके सामने आता है ये थोड़ा बहुत उसके बारे में बता देती हैं। मतलब अभी वो शी इज फाइन, लेकिन जो अभी शी इज फाइन, कर्ण पिशाचिनी नहीं है उनके पास, पर वो कोई भी इंसान आता है तो वो उसके बारे में हल्का फुल्का तो बोल ही देती हैं। जैसे इंसान साइकिक पावर्स अभी भी है उनके अंदर, कहीं ना कहीं वो आंशिक रूप से उनके अंदर वो कर्ण पिशाचिनी, मेरा ऐसा मानना है कि मौजूद है। क्योंकि जब मैं मिला तो बहुत अलग ही था उनके साथ। तो ये एक केस था जो मैंने अपनी आंखों के सामने, जिसके साथ वो केस हुआ है, उस पर बीतने वाले से उससे सुना। तो राहुल, इस तरह की ये साधना होती है कर्ण पिशाचिनी, जो किसी इंसान को मौत भी दे सकती है, वो भी बिना समय के। आज हम लोग इतनी सारी साधनाओं के बारे में, एंटिटीज के बारे में बात करते हैं और हर बार ऐसा कुछ होता है कि वो आपको मार भी सकती है। बिल्कुल। क्या कोई ऐसी साधना है जो करके हम लोग मौत के ऊपर विजय हासिल कर सकें? और अगर मैं कहूं कि एक ऐसी साधना है जिससे आप मौत से बात कर सकते हैं, और वो साधना है शव साधना। यू मीन टू से एक डेड बॉडी की साधना?